नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर से उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे और देवभूमि वासियों से कई चुनावी वादे किए। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में एक मौका देने की अपील की है। आज मैं उत्तराखंड वासियों से केवल ये कहना चाहता हूं, एक मौका आप हमें दीजिए, एक मौका। आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे, परमानेंटली भूल जाएंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनावी रण में पूरी ताकत से कूदने को तैयार है। पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रही है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 20 साल कांग्रेस और बीजेपी ने राज करके प्रदेश को लूटा। दोनों में आपसी सहमति है, एक बार तुम लूटो और एक बार हम लूटेंगे। पिछले 20 साल में बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा। इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों में सहमति है, एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। दोनों में सहमति है, तुम लूटो हम लूटेंगे। जब तुम्हारी बारी आए तो हमको बचा लेना, हमारी बारी आएगी तुमको बचा लेंगे। अब ये खेल खत्म करना है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, बस एक बार, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल में ऐसा जबरदस्त काम करा है कि उस वक्त सारी पार्टियां हवा हो गई दिल्ली के अंदर। अब कोई किसी पार्टी की बात नहीं करता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री लगातार उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। पार्टी हर वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। धर्मगृह हरिद्वार में केजरीवाल ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तरह यहाँ भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। इसके तहत उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या की यात्रा बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ और सिख समुदाय के लोगों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन मुफ्त में कराए जाएंगे। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। केजरीवाल ने हरिद्वार दौरे में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठकर समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने वादा किया कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में ऑटो चालकों की समस्या का समाधान होगा। जिस तरह दिल्ली में ऑटो चालकों के लिए नए नियम बनाकर उनको परेशानी से मुक्त किया गया, वही मॉडल यहाँ भी लागू किया जाएगा। बैठक के बाद केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल के साथ एक ऑटो की सवारी भी की। पहाड़ में अरविंद केजरीवाल की सक्रियता बीजेपी और कांग्रेस को फूटी आंख रास नहीं आ रही। दोनों दल एक सुर में आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरिद्वार इंसान तब जाता है जब उसका आखिरी समय हो, और केजरीवाल का आखिरी समय आ गया है। देखिए, हरिद्वार में आदमी तब जाता है जब आदमी का अंतिम समय हो जाता है। केजरीवाल जी का अंतिम समय आ गया है। जनता उनके कारनामों को जान चुकी है। जो यहाँ लोगों को रोजगार की गारंटी दे रहा हो, और एक आरटीआई में ये जानकारी मिली कि मात्र अभी तक 462 लोगों को रोजगार उन्हें दिया है। पूरी रणनीति के साथ प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। उत्तराखंड की राजनीति में एंट्री कर आम आदमी पार्टी को खुद तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी पर हमले करके केजरीवाल उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का आह्वान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। उत्तराखंड और यूपी के बीच परिसंपत्ति का विवाद पिछले 21 साल से चल रहा था। इसको लेकर पहले पिछले मुख्यमंत्रियों ने कोशिशें की, लेकिन हल नहीं निकला। अब मुख्यमंत्री धामी ने यूपी सरकार से सामंजस्य बिठाकर सालों पुराने विवाद को सुलझा लिया है।
इस ऐतिहासिक मौके पर बीजेपी का कहना है कि युवा उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ने यह कारनामा करके दिखाया है। 17 से 19 नवंबर के बीच लखनऊ दौरे को मुख्यमंत्री धामी ने ऐतिहासिक बना दिया। यूपी से अलग होकर राज्य बनने के बाद से चल रहे परिसंपत्ति विवाद का समाधान कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान सभी विवादों के समाधान पर सहमति बन गई। दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति विवाद के इन मुद्दों पर सहमति बनी। 21 साल से जो हमारी परिसंपत्तियों का जो बंटवारे का जो प्रकरण था वो लगातार चलता रहा। पिछले कई वर्षों से उसमें बैठकें भी हुई। मैं विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के बीच में वहाँ पर बैठक हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड की जनता को भी इस काम के लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त सर्वे होगा। ज्वाइंट सर्वे के बाद भूमि विवाद का निस्तारण। बनबसा बैराज का पुनर्निर्माण यूपी कराएगा। किच्छा बैराज का पुनर्निर्माण यूपी कराएगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग को 205 करोड़ रुपए मिलेंगे। आवास विकास की परिसंपत्ति 50-50 के अनुपात में बंटवारा। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा। किच्छा रोडवेज की जमीन उत्तराखंड को मिलेगी। उत्तराखंड वन विभाग को 90 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री धामी के देहरादून वापस लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने रोड शो निकाला और आम लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। धामी ने ट्वीट करके यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। धामी ने लिखा कि हरिद्वार का अलकनंदा होटल अब उत्तराखंड को हस्तांतरित होगा। ये निर्णय यूपी उत्तराखंड के बीच 21 सालों से लंबित परिसंपत्ति विवाद के समाधान के बाद संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा दिन निकला जिस दिन ये 2 लोग मिले, जिसमें उत्तराखंड के अधिकारों पर पूर्णतः कुठाराघात हुआ है। यदि अध्यक्ष जी इसको काला दिन कहना चाहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं प्रारंभ में ही ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस इस समझौते को लॉक स्टॉक बैरल पूरी तरीके से खारिज कर। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कई मौकों पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सराहना कर चुका है। कल उत्तराखंड दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएम धामी के युवा नेतृत्व की तारीफ की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा, मैं देखता हूं स्वभाव से भी बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, लेकिन जब इन्होंने खड़े होकर मुझे बताया कि हमने 3-4 महीने के अंदर 400 घोषणाएं कर दी, तो सचमुच हमको तो आश्चर्य हुआ कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। इतनी जल्दी इतने 400 निर्णय ले, यह कोई छोटी बात नहीं है। बीजेपी पुष्कर धामी के चेहरे पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी नेतृत्व धामी के युवा चेहरे और उनकी उपलब्धियों को चुनाव में भुनाना चाहती है। इसीलिए पार्टी की तरफ से युवा उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री का नारा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री बदलना राज्य में कोई मुद्दा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को भगत ने डूबता जहाज बताया। उत्तराखंड के तमाम सियासी मुद्दों पर बंशीधर भगत ने खुलकर बात की है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम त्रिवेदी। उत्तराखंड में चुनावी समर का माहौल है, चुनावी महाभारत है, लेकिन हमारे साथ इस हफ्ते जो मेहमान हैं वो रामायण में यानी रामलीलाओं में बहुत से कैरेक्टर प्ले करते रहे हैं। बात करते हैं बंशीधर भगत से। उत्तराखंड के काबीना मंत्री हैं। आपका बहुत स्वागत है भगत साहब न्यूज़ 18 पे। और मेरे साथ इस बातचीत में मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट और सुनील नौप्रभात भी जुड़ेंगे। कैसा माहौल है चुनाव में? आप तो जगह जगह घूम रहे हैं और महाभारत का सा माहौल लग रहा है अब तो। निश्चित रूप से चुनाव जब आता है तो सरगर्मियां बढ़ती हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो 12 मास लगातार संपर्क में रहती है जनता के। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गए तो कुछ ज़्यादा कर दें, लेकिन फिर भी थोड़ा वरिष्ठ नेताओं के दौरे उरा इत्यादि बढ़ जाते हैं जो इसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल हमेशा एक सा ही रहता है। हमारा सीधे संबंध जनता से हमेशा रहता है।
आप तो बहुत से कैरेक्टर प्ले करते हैं रामलीलाओं में, उसके बारे में बताइए। जो इस चुनावी माहौल में जो तमाम तरीके के कैरेक्टर हैं उनसे आप अपने आप को कैसे जोड़ते हैं? देखिए, रामायण एक अलग चीज़ है और राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में जहाँ पर जैसा ठीक लगता है वैसा करते हैं। रामायण एक फिक्स है क्योंकि वो लिखी गई है पहले से, जो है वो हमेशा हर साल एक ही होती है। इसमें हमेशा स्थिति को देखते हुए काम करना पड़ता है। वर्तमान में राजनीति में जो उठापटक चल रही है वो एक बहुत अच्छा करेक्टर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कर रहे हैं लोग, तो अब उसको रोका भी नहीं जा सकता। आपने उठापटक की बात करी, तो कई नेता इस बीच कांग्रेस से बीजेपी में भी गए हैं, बीजेपी से भी कांग्रेस में भी आवत जावत लगातार बना हुआ है। इस डेवलपमेंट को जैसे आपने कहा बहुत ठीक आप नहीं देखते, लेकिन बीजेपी तो उसे अपनी उपलब्धि बताती है। नहीं, बीजेपी उपलब्धि माने जो आ रहा है तो वो उसको कोई रोका नहीं जा सकता, जो जा रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो एक बीजेपी में नया ट्रेंड आया है कि भाई 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, अब आप चलो नए लोगों को आने दो। भाई राजनीति में तो हमने सुना था कि लोग रिटायर नहीं होते, सक्रिय जीवन में रहते हैं। इस डेवलपमेंट को आप जैसे नेता कैसे देखते हैं जो इतने सीनियर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे, उत्तराखंड में? देखिए, लगभग 75 के बाद ये माना जाता है कि थोड़ा सा आदमी शारीरिक रूप से वीकनेस की ओर जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दौड़ भागी ये करने में थोड़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मोदी जी के दिमाग में ये बात आई कि भाई 75 के बाद जो है रिटायरमेंट देना चाहिए और नए को भी मौका मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 75 के बाद रिटायरमेंट दे दें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, नए को भी चांस मिलना ही चाहिए। भगत जी, आपने रामलीला में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं। थोड़ा महाभारत की बात कर लेते हैं क्योंकि चुनावी समय है। हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मुझे चारों ओर से घेर रही है और अभिमन्यु की तरह मानना चाहती है। बीजेपी को इतना टाइम कहाँ है कि उनके पीछे खर्च करने समय अपना काम कर रहे हैं, अपने फील्ड में जा रहे हैं। जहाँ तक बयान देने की बात है, वो कम बयान दे रहे हैं क्या? उन्होंने कौरव भी साबित कर दिया बीजेपी को। वो खुद दुर्योधन है, तो अब कौरव हमको कैसे करेंगे? हम तो पांडव हुए। लेकिन हरीश रावत जी को बहुत ठीक से समझ में आना चाहिए कि उनकी पारी को लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। वो जी, आपकी सीट पे प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट हैं। चर्चा ये भी है कि सुरेश भट्ट भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी करना मैंने कभी बुरा नहीं माना, कोई भी दावेदारी हो। एक सुरेश भट्ट ही नहीं है, और भी 2-3 लोग हैं। दावेदारी करना एक अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो राजनीति क्यों करेगा आदमी? मुझे इस स्थान तक जाना है, ऐसा टारगेट नहीं होगा तो आदमी क्यों चलेगा? दावेदारी करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। आपका आखिरी चुनाव होगा सर, और मुख्यमंत्री बनने की चाहत है मन में? चाहत तो प्रधानमंत्री भी हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत है क्या? चाहत से क्या होता है? लेकिन सवाल ये है कि जिस चीज़ में हम हैं वहीं पर संतुष्ट हैं। ठीक है, जैसा पार्टी चाहती है वैसा करते। पर लास्ट इलेक्शन होगा आपका? स्वाभाविक है, जब मैं 75 क्रॉस कर जाऊंगा तो फिर चुनाव लास्ट तो होना चाहिए। तो आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है आगे को? आप क्या करेंगे? बस सक्रिय राजनीति जो नहीं रहेंगे? मैं पार्टी के चुनावी राजनीति से सक्रिय हूँ, रिटायर होऊंगा अगर 75 के बाद, तो फिर संगठन तो अपनी जगह है। तो संगठन में थोड़ी कहा गया है कि तू अध्यक्ष नहीं बनेगा, तू महामंत्री नहीं बनेगा। संगठन अपनी साथ है। मुझे पार्टी का संगठन चलाने में बहुत आनंद मिलता है। पार्टी मुझे चाहेगी तो मुझे संगठन में ले लेगी। मतलब कहने का मतलब है कि एक मौका और मिले तो पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप परफॉर्म करना चाहेंगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा, तुमने कहा जी रिटायर होंगे तो क्या करेंगे। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन का सिपाही बनकर को जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं वो करूँगा। बहुत धन्यवाद है आपका बंशीधर भगत जी हमारे साथ न्यूज़ 18 में जुड़ने के लिए। तो ये तो उत्तराखंड के मंत्री बंशीधर भगत, जिनका कहना है कि चुनावी राजनीति से अगर वो रिटायर भी हो गए तो सक्रिय तौर पे राजनीति में फिर भी बने रहेंगे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल लौट रहे कहीं मत जाइए। सहारनपुर